कभी घर की सफाई करते हुए किसी पुरानी अलमारी या संदूक से पुराने पीले पड़ चुके कागज मिले हैं? जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सिर्फ कागज ना हो बल्कि एक छिपा हुआ खजाना हो। वो शेयर्स जो शायद कुछ 100 रुपए में खरीदे गए थे, आज उनकी कीमत लाखों में हो सकती है। तो आज हम इसी छिपे हुए खजाने यानी दादाजी के शेयर्स की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के घरों में उठता है। ये पुराने शेयर सर्टिफिकेट किसी कोने में बरसों से पड़े रहते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि इनकी असली कीमत क्या है या इनका करना क्या है। पर अब इन पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। और ज़रूरी क्यों है? वजह है ये एक नंबर 2025। ये साल फिजिकल शेयर्स के लिए समझ लीजिए एक फाइनल डेडलाइन है। इसके बाद इन कागजों को उनकी असली कीमत में बदलवाना बेहद मुश्किल, शायद नामुमकिन भी हो सकता है। तो हाँ, वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ पुराने कागज नहीं हैं, ये एक परिवार की, एक पीढ़ी की फाइनेंशियल विरासत है। और ये विरासत अब एक बहुत बड़े डिजिटल बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसी विरासत का ताला कैसे खोलना है, आज का हमारा मकसद यही समझना है। इस पूरी कहानी का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है डीमटीरियलाइजेशन। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलना और उन्हें एक डीमैट अकाउंट में रखवाना। और एक बात गांठ बांध लीजिए, 2025 में ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कानूनी जरूरत है, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। जरा सोचिए, दादाजी के जमाने के शेयर्स में कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे सर्टिफिकेट पर नाम लिखा है R.K. शर्मा, लेकिन पैन कार्ड पर है रमेश कुमार शर्मा। या फिर 1980 के दशक का सिग्नेचर आज के सिग्नेचर से मैच ही नहीं हो रहा। ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां पूरी की पूरी प्रोसेस को अटका सकती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहले ये तय करना होगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है। मंजिल तो एक ही है, शेयर्स को डीमैट अकाउंट में लाना, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते दो हैं और सही रास्ता चुनना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये रहे वो दो रास्ते, एक है ट्रांसफर और दूसरा है ट्रांसमिशन। इसको आसान भाषा में समझते हैं। ट्रांसफर तब होता है जब शेयर होल्डर जिंदा हैं और अपनी मर्जी से शेयर किसी को बेचता है या गिफ्ट करता है। वहीं ट्रांसमिशन कानून की वजह से होता है, मतलब जब शेयर होल्डर का निधन हो जाता है और शेयर्स उनके वारिसों को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बस एक है, क्या ओरिजिनल शेयर होल्डर जिंदा हैं? तो चलिए अब इन दोनों रास्तों पर एक एक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है। दोनों ही सिचुएशन में क्या क्या करना पड़ता है। पहले सबसे आसान रास्ते की बात करते हैं। मान लीजिए कि ओरिजिनल शेयर होल्डर यानी दादाजी जीवित हैं और ये पूरी प्रक्रिया खुद ही संभाल सकते हैं। इस सीधी सीधी प्रक्रिया को ही हम डीमटीरियलाइजेशन कहते हैं। पर रुकिए, प्रोसेस शुरू करने से पहले एक शर्त है, KYC का पूरा होना। जब तक शेयर फोलियो में पैन, नॉमिनी, फोन नंबर, ईमेल और बैंक अकाउंट जैसी सारी जानकारी अप टू डेट नहीं होती, कोई भी रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सबसे पहला और ज़रूरी होमवर्क है। अच्छा, KYC पूरा होने के बाद प्रोसेस काफ़ी सीधी है। सबसे पहला काम, जिस नाम से शेयर सर्टिफिकेट है बिल्कुल उसी नाम से एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। फिर अपने ब्रोकर से DRF यानी डीमटीरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म लेना है। इसके बाद सर्टिफिकेट्स पर सरेंडर्ड फॉर डीमटीरियलाइजेशन लिखना न भूलें, ये एक सेफ्टी मेजर है। बस ये फॉर्म और सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। नॉर्मली 15 से 30 दिनों में शेयर्स डीमैट खाते में आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो सच कहूं तो ज्यादातर परिवारों की असली कहानी है। अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर अब इस दुनिया में नहीं है तो इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहा जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अगर दादाजी ने किसी को नॉमिनी बनाया था तो प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाती है। नॉमिनी को बस कुछ दस्तावेज जैसे ट्रांसमिशन फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट और अपने डीमैट अकाउंट के डिटेल्स जमा करने होते हैं। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। भारत के कानून के हिसाब से नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी यानी रखवाला होता है, शेयर्स का असली मालिक नहीं। असली हक सभी कानूनी वारिसों का ही होता है। और अगर नॉमिनी है ही नहीं, तब क्या? तब प्रोसेस थोड़ी और मुश्किल हो जाती है।
और यहाँ पर आकर 5 लाख रुपए का आंकड़ा एक गेम चेंजर बन जाता है। अगर हर एक कंपनी में शेयर्स की कीमत 5 लाख रुपए तक है तो एफिडेविट जैसे आसान कागजात से काम चल सकता है। लेकिन अगर किसी भी एक कंपनी में कीमत इससे ज्यादा है तो फिर कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसा पक्का कानूनी दस्तावेज लाना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है 2025 के नए नियमों में। प्रोसेस पूरी होने के बाद अब कंपनी या उसका रजिस्ट्रार आपको कोई नया फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं देता। इसकी जगह वो एक नया और बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट जारी करते हैं जिसे कहते हैं लेटर ऑफ कंफर्मेशन या एलओसी। तो ये एलओसी है क्या? ये एक तरह का अधिकार पत्र है जो आपको शेयर्स अपने डीमैट खाते में क्रेडिट करवाने की इजाजत देता है। लेकिन इसमें एक पेच है, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 120 दिनों की होती है। अगर इस टाइम लिमिट में आप चूक गए तो शेयर्स एक सस्पेंस अकाउंट में फ्रीज कर दिए जाते हैं और फिर उन्हें वहां से निकलवाना और भी ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अब हम कुछ खास सिचुएशंस पर नजर डालते हैं। 2025 का ये जो साल है, ये कुछ आखिरी मौके और कुछ बड़ी चुनौतियां भी साथ लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके शेयर या तो खो गए हैं या जिनके पुराने एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं। ये एक गोल्डन चांस है। अगर 1 अप्रैल 2019 से पहले शेयर ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था और वो किसी कमी की वजह से रिजेक्ट हो गया था, तो सेबी ने 7 जुलाई 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच एक आखिरी मौका दिया है। ध्यान रहे, ये एक वन टाइम विंडो है जो दोबारा कभी नहीं खुलेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की, IEPF। ये क्या है? अगर किसी इन्वेस्टर ने लगातार 7 साल तक अपने शेयर्स पर डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो वो डिविडेंड और उसके साथ साथ वो शेयर्स भी सरकार के IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब वो एक तरह से खोई हुई संपत्ति बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस खोई हुई संपत्ति को वापस पाया जा सकता है। हाँ, प्रोसेस थोड़ी लंबी और सख्त जरूर है। इसके लिए IEPF पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म IEPF 5 भरना होता है। फिर उसका प्रिंट आउट और सारे दस्तावेज कंपनी के नोडल ऑफिसर को भेजने पड़ते हैं। कंपनी और IEPF अथॉरिटी के वेरिफिकेशन के बाद शेयर्स वापस डीमैट खाते में आ जाते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, इंतजार मत कीजिए, अभी एक्शन लीजिए। दूसरी बात, अपनी डिजिटल हाइजीन दुरुस्त रखिए। मतलब पैन, आधार और बैंक अकाउंट में नाम की स्पेलिंग और डिटेल्स में जरा भी फर्क नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये याद रखिए कि 5 लाख रुपए की लिमिट पूरे पोर्टफोलियो की नहीं बल्कि हर एक कंपनी के हिसाब से देखी जाती है। और अगर मामला पेचीदा लगे तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। और आखिर में बस एक सवाल, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कागजों को बदलने की नहीं है, ये अपनी विरासत को आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित करने की है। तो खुद से पूछिए, क्या आपकी विरासत इस डिजिटल दौर के लिए तैयार है?